गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास आपका अब स्टार्ट हो रहा है, सर आ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं, आपका क्लास जो स्टार्ट हुआ था फिजिक्स का उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो इसलिए टाइम पे नहीं हुआ था। आज आपका टाइम से क्लास स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलते हैं, जो आपका टॉपिक है वो है, कल हम डिस्कस कर दिए थे वैसे। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो सॉलिड वाला जो पार्ट था उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। और जो सॉलिड में हम लोगों को पढ़ना था कि उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम जनरली बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला जो टर्म है वो आपका है इलास्टिसिटी का टर्म है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ। प्रत्यास्था बोलिए। हिंदी में इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी को, प्रत्यास्था। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कोई वस्तु इलास्टिक कैसे हो सकता है, कोई वस्तु इलास्टिक कब है, कोई वस्तु प्रत्यास्थ कब है, यहाँ पे देखिए हम तीन चीज आपको बताएंगे और इस चीज को हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है। वैसे डेफिनेशन आपके जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। तो कोई वस्तु इलास्टिक कब होगा, अगर किसी वस्तु पे हम मान लेते हैं कि एक खिंचाव वाला बल, यानी कि खींच रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये वस्तु है, एक इलास्टिक बॉडी है, इसको हम खींच रहे हैं। तो अगर हम खींच रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं इसमें इलोंगेशन होगा। और जाहिर सी बात है कि इसमें इलोंगेशन होगा तो इतना तो नहीं होगा कि इलोंगेट होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रेंथ के अनुसार जो होगा, वो जो इलास्टिसिटी वाला जो प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि लिमिट क्या होगा उस इलास्टिसिटी का। कि इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक उसी सब जगह वस्तु को बोलते हैं, जो प्रत्यास्थ वही वस्तु होता है। अगर किसी वस्तु पे हम लोड लगाए और अगर लोड हम हटा दिए तो वो जिस लेंथ का था उसी लेंथ में वो फिर आ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी वस्तु को अगर प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं तो उसमें अगर हम कोई खिंचाव बल या फिर उसमें कोई दबाव बल, यानी कि अगर आप पुश कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं या टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं, तो इसकी लेंथ में चेंजिंग होगी। लेकिन वो कहां तक चेंजिंग होगी, अगर लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट तक चेंजिंग होगी। अगर इलास्टिक लिमिट तक अगर हम उसको खींचे और उसके बाद अगर हम लोड को छोड़ दिए तो वो अपने शेप में फिर से आ जाएगा। तो कंडीशन यहां पे एक और आ जाता है कि अगर सर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा। हाँ, तो वो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, अगर वह इलास्टिक लिमिट, अगर वह लोड इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, इसका साइज बढ़ रहा है और वो कहीं ना कहीं एक इलास्टिक लिमिट जिसको प्रत्यास्था की सीमा बोलते हैं, उसको अगर क्रॉस कर जाता है, अगर उसको क्रॉस कर गया, फिर अगर हम लोड हटाते हैं तो वह बॉडी अपने अपने पोजीशन में, यानी कि अपने शेप में वह नहीं आ पाएगा। अगर इलास्टिक लिमिट को, यानी कि प्रत्यास्था सीमा को अगर वह लोड की वजह से वह क्रॉस कर गया, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वह वस्तु कैसा है, प्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया, उसके बाद अगर वो क्रॉस कर गया, उसकी लंबाई अगर बढ़ गई तो वो फिर अपने शेप में नहीं आ पाएगा। तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। अगर इलास्टिक लिमिट प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ही उसको हम खींचे, अगर हम लोड हटा दिए तो वो अपने शेप में फिर आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे बोला कि कोई वस्तु इलास्टिक, देखिए दो तीन टर्म है जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, एक है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था की सीमा बोले तो, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था की सीमा बोले। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी को,
यहां पे अगर हम प्लास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, यहां पे हम प्लास्टिसिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका प्लास्टिसिटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सुघट्यता, इसको प्लास्टिसिटी को बोलते हैं। तो ये हम टर्म तीनों आपको बताए, इसका डेफिनेशन आपके पीडीएफ में लिखा हुआ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। कि हमने बोला, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ इस तरह का कर्व बना रहे हैं, इसमें मान लेते हैं कि यहां तक ये इलास्टिक लिमिट है। अगर इसके बाद हम किसी चीज को खींच रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि ये लोड है और ये डिफ्लेक्शन है, यानी कि ये लोड है, यहां पे हम लोड लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये इलोंगेशन हो रहा है। किसी भी बार में अगर आप लोड लगाते हैं, मान लेते हैं कि ये बार है, इसमें आप लोड लगाएंगे P। लोड का मतलब बल, अगर हम उसको खींच रहे हैं किसी बल से, अगर खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एल लेंथ का है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। तो वही चेंजिंग हो रहा है, जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये भी चेंज कर रहा है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे ये इलास्टिक लिमिट है। अगर इसके बाद भी अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो वो फिर भी बढ़ेगा आगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा कि अगर हम इस लोड को हटा भी देंगे तो ये जो वस्तु है वो अपने शेप में नहीं आ पाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोड लगा रहे हैं, सिंपल समझिए कि इलास्टिसिटी क्या है। अगर हम किसी वस्तु में लोड लगाए लगाए लगाए, वह इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाए, अगर हम छोड़ दिए इलास्टिक लिमिट तक, तो वो अपने शेप में आ गया। लेकिन जैसे ही उस लोड की वजह से इलास्टिक लिमिट को, प्रत्यास्था की सीमा को क्रॉस कर गया, फिर अगर हम लोड हटाए तो वह अपने शेप में नहीं आ पाया, तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सुघट्यता बोलते हैं। जस्ट इतना ही सिंपल है, इस टर्म को समझिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस टर्म को यहीं पे हम छोड़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। जो आगे का टर्म है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। विदाउट पीडीएफ का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा स्किप होगा। आप अगर पीडीएफ नहीं डाला गया है, तो मे भी हो सकता है नहीं डाला गया होगा, तो आज आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ आज आप पढ़ लीजिए क्लास में फोकस करके, और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नहीं मिला? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा पिंटू जी, जो लोग भी हैं। गुड मॉर्निंग। तो सबको मिल जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, बस टर्म को समझिए, टर्म इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अगला नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो है आपका प्रतिबल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, और इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। ये इनका सिंबल है दिखाने का, सिग्मा, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। और ये प्रतिबल। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, देखिए कितना सिंपल चीज है। अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, अगर आप फिजिकली इस चीज को फील करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, मान लेते हैं कि आपका एग्जाम है आगे, और एग्जाम की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरनली अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेस पैदा हो रहा है कि मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस है वो इंटरनली अप्लाइड फोर्स होता है, अंदर ही अंदर लगने वाला बल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। सिंपली समझिए, मैंने ये बोला कि अगर मान लेते हैं कोई बोल देगा कि बताइए स्ट्रेस क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, रटना नहीं है, बस समझिए। स्ट्रेस का मतलब होता है इंटरनली अप्लाइड फोर्स, यानी कि अंदर ही अंदर जो बल लग रहा है। जैसे आपका एग्जाम आ गया और एग्जाम की वजह से आप काफी टेंशन में आ रहे हैं, अगर इसका मतलब है अंदर ही अंदर आपको वो टेंसलाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस पैदा हो रहा है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर फिजिकली समझे तो बस इतना ही समझना। अगर कोई पूछता भी है तो आप यहाँ पे अच्छे से आंसर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, और आप सब लोग पढ़िए और क्लास कीजिए अच्छे से। सब लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना, बस टर्म को समझिए। तो हमने क्या बोला, स्ट्रेस जो होता है, जो प्रतिबल होता है, वो क्या होता है आपका, एक इंटरनली अप्लाइड फोर्स होता है, जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो आपको एक फोर्स देता है। जैसे आप किसी चीज को खींचते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी एक स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, कि स्ट्रेस का जो नेचर होगा वो दो तरीके से। अगर ये भी तो हो सकता है किसी चीज को आप दबा रहे हैं और दब नहीं रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस जो हम दबा रहे हैं उसको रोकने का कोई फोर्स काम कर रहा है। तो जो अंदर ही अंदर बल लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। या तो हम किसी चीज को दबाएंगे, या तो हम किसी चीज को अगर खींच रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो नहीं खिंचा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपोज कर रहा है जो कि वो नहीं खिंचा रहा है। तो अंदर ही अंदर जो खींच रहा है उसको उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो प्रतिबल होगा वो
अंदर ही अंदर लगने वाला बल होता है। किसी भी बॉडी में अंदर ही अंदर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस हो गया। अगर हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं जो पीडीएफ गिवन है उसके में उसमें आपको डेफिनेशन लिख दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन टर्म जो है अगर आपको नहीं कभी समझ में आया पीडीएफ से, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको वहां पे 100% क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस। तो जो सिग्मा है, इसको यानी कि स्ट्रेस यानी प्रतिबल को बोलते हैं लोड पर यूनिट एरिया। अब ये बल, लोड का मतलब यहां पे बल है। ये P जो है एक फोर्स है, हम जिस P ऐसा इंडिकेट कर दिया है, लोड को P से दिखाएं। ये एक बल है और कितने एरिया पे बल लगा है, तो वो क्षेत्रफल, उसी क्षेत्रफल को हम लोग काउंट करेंगे यहां पे, तो वो क्षेत्रफल हो गया। तो बल अपॉन क्षेत्रफल ही क्या देता है? आपका प्रतिबल देता है। बल अपॉन क्षेत्रफल ही क्या देता है? आपका प्रतिबल देता है। ध्यान रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से बाद में जैसे आप एनटीपीसी वगैरह का भी तैयारी करेंगे तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है। लेकिन आपको थियोरेटिकल अगर पूछेगा तो वो क्या पूछेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन टर्म समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसका न्यूटन, इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि इसके एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बल का एसआई यूनिट तो न्यूटन होता है। बिल्कुल न्यूटन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो आप यहां से कह सकते हैं जो प्रतिबल है उसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। जो प्रतिबल है उसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ लेगा और इसको याद नहीं रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, जिस एरिया पे लोड लग रहा है वही एरिया काउंट करेंगे। तो लोड अपॉन एरिया ही क्या देता है? स्ट्रेस देता है। और फिजिकली हम आपको फील भी करवा दें कि इंटरनली अप्लाइड जो फोर्स होता है, अंदर ही अंदर लगने वाला जो बल होता है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये टर्म यहां पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग भी हैं सब लोग यहाँ क्लास देखिए। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये कहीं ना कहीं इसका ऐसा यूनिट था, ऐसा यूनिट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये न्यूटन पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके बीमा के बारे में अगर हम बात करें, शायद आप नीचे विजुअल नहीं होगा तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर ही लिखते हैं मिटा करके। अगर हम स्ट्रेस के बारे में, इसके बीमा के बारे में हम बात करें, अगर हम बीमा के बारे में, बीमा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। अगर डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, बीमा के बारे में बात करेंगे, तो बीमा क्या होगा? तो हम आपको ये बता रहे हैं कि बीमा जो होता है वो हमेशा आपको बीमा कैलकुलेट करने के लिए, बीमा लिखने के लिए ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। अगर यूनिट नहीं लिख पाएंगे तो आपको बीमा लिखने में काफी दिक्कत होगी। हम ऐसे आगे हो सकता है तो नेक्स्ट जो आपका क्लासेस होगा उसमें कहीं ना कहीं होगा तो यूनिट डायमेंशन का टॉपिक हम करवा देंगे। कहीं ना कहीं वो एक क्लास का चलेगा, एक क्लास में ही आपका कवर हो जाएगा। तो वहां से आपको ये परेशानी, जिनको भी परेशानी होती होगी यूनिट डायमेंशन का, वो परेशानी आपका दूर हो जाएगा। तो जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब देखिए जो बीमा होता है, तो बीमा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो यूनिट है उस पर ध्यान दीजिए। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं? एम एल टी टू दी पावर -2। और नीचे में आपका एम स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर है। किसी लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो जो मीटर है इसका मतलब इसको कैपिटल एल से दिखाते हैं। तो यहां मीटर का स्क्वायर है तो यहां पे एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल तौर पे देखिए, यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई आप करते हैं तो आपको क्या नजर आता है? यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे ये टर्म आ जाएगा एम एल इनवर्स टी टू दी पावर क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। तो ये किसकी बीमा है? ये प्रतिबल की बीमा है। तो प्रतिबल को हम किस में दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। देखिए यहां पे सिग्मा से डिनोट किया हुआ है। तो ये प्रतिबल का डायमेंशन है। तो डायमेंशन लिखना बहुत इजी काम है, बशर्ते कि आपको एसआई यूनिट लिखने के लिए आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये तो स्ट्रेस से रिलेटेड। अगर किन्हीं को समझ में स्ट्रेस नहीं आया, नहीं दिख रहा है, चांदनी जी नहीं दिख रहा है नीचे, हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, नीचे में कुछ लिखा नहीं है, एसआई यूनिट को ही लिखा है सिर्फ। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा, सॉरी।
थोड़ा सा इस बोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूटन है तो न्यूटन को किस में लिखते हैं, एम एल टी टू द पावर -2। अभी टेंशन नहीं लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगी, बाद में भी हम करवा देंगे। तो एम एल टी टू द पावर क्या हो जाएगा, -2, लेकिन नीचे में मीटर स्क्वायर भी है, तो ये तो न्यूटन के लिए सिर्फ होता है, तो मीटर स्क्वायर है तो इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमको लगता है कि आपको विजुलाइज होगा, आप देख पा रहे होंगे, एम एल टी टू द पावर -2, अब देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे स्ट्रेस से रिलेटेड टर्म था, स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर किन्हीं को अगर प्रतिबल में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किन्हीं को अगर प्रतिबल में कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि या समझ में नहीं आया, फिर जो भी हो। चूंकि ये तो बहुत कॉमन टर्म है, फिजिकल चीज है, आप इसको समझिए, रटना नहीं है, बस टर्म को समझना है कि स्ट्रेस क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विकृति के बारे में, जिसको आप स्ट्रेन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या पूछता है देखिए, स्ट्रेन। नेक्स्ट टर्म है आपका स्ट्रेन, जिसको हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं विकृति। और इसका जो सिंबल है वो एप्सिलॉन से दिखाते हैं। स्ट्रेन को किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे सिंपल तौर पे कि स्ट्रेन होता क्या है। तो देखिए, स्ट्रेन को समझने के लिए बस हम छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, उससे आपको स्ट्रेन समझ में आ जाएगा, विकृति समझ में आ जाएगी। और हमको लगता है अगर सही से आप समझ लेंगे ना तो वो कभी नहीं भूलेंगे। बस टर्म को समझिए। तो हम एक मान लेते हैं, एक बार है। बार कहने का मतलब कोई एक रड है, और हमने इस पे लोड लगाया कितना, हमने इस पे लोड लगाया मान लेते हैं P, और ये L लेंथ का बार है। इस बार में ये जो बार है, बार करने का मतलब क्या, कुछ इस तरह का शेप का होगा। तो उस पे ये इस बार के ऊपर हम लेंथ, इस बार के ऊपर हम इस बार की जो लेंथ है वो कितनी है, लंबाई इसकी है L। इस पे हमने अप्लाई कर दिया P फोर्स लगा दिया, P बल लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इस लोड की वजह से इस बार में इलोंगेशन होगा। तो भाई वो इलोंगेशन कितना होगा, तो आप इसको अगर देखेंगे इलोंगेशन के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं इलोंगेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो नमर जाएगा। इलोंगेशन कहने का मतलब है नमरना, यानी कि अपने पोजीशन से अपना पोजीशन छोड़ देना, किसी दूसरे पोजीशन में चले जाना। तो यहाँ पे देखिए इलोंगेशन हो गया, इसमें खिंचाव हो गया। पहले ये इस लेंथ का था, पहले इस लेंथ का था, अब ये यहां से लेकर के यहां तक का हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं L प्लस डेल्टा L। और लोड तो वही काम कर रहा है ना इस पे, P सेमी लोड काम कर रहा है, उसी लोड की वजह से इसमें इलंगेशन हो। तो बताइए ये कितना फैला, इसके लेंथ में कितने की चेंजिंग हुई। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि इसके लेंथ में अगर ये लोड लगाए तो कितने का चेंज हुआ। डेल्टा एल ही तो ज्यादा है ना, डेल्टा एल ही तो ज्यादा है, इतने का चेंजिंग हुआ है। तो इतने का चेंजिंग हुआ है। जो स्ट्रेन होता है वो कहता क्या है, सिंपली देखिए, जो स्ट्रेन है ये कहता है, मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कहता है किसी वस्तु पे हमने लोड लगाया, उस लोड की वजह से जो उसमें चेंजिंग आया, जो इलोंगेशन हुआ, जो जितना वो खिंचा गया, जितना वो नमर गया, जितना वो फैल गया, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो कितने को ऊपर रखेंगे, तो इतना ही तो चेंज हुआ है ना। तो ये डेल्टा एल में चेंजिंग हुआ है। तो बताइए डेल्टा एल में चेंजिंग हुआ है, कितने में चेंजिंग हुआ, एल से कितना हो गया, डेल्टा एल हो गया। इसी को तो स्ट्रेन बोलते हैं। तो अगर हम कहेंगे स्ट्रेन विकृति कहेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन अपन में जो उसकी ओरिजिनल वास्तविक लंबाई थी, लंबाई में परिवर्तन अपन में जो वास्तविक लंबाई थी वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करेंगे जो एप्सिलॉन है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहां पे देखिए बात कीजिए डेल्टा एल अपॉन एल, अगर आपको कोई पूछ ले, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पीडीएफ में हर चीज लिखा हुआ है, आप पीडीएफ को देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। आज हम पीडीएफ अपलोड करवा देते हैं, क्योंकि पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है इसलिए आप लोगों तक नहीं मिला है आप लोगों को। तो आपको हर चीज लिखा हुआ है, बस समझने की कोशिश कीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ना, नहीं इसको बड़ा कीजिए ना थोड़ा।
हाँ, तो जो स्ट्रेन है, विकृति जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा सही रखता है। चेंज इन लेंथ अपॉन क्या बोलेंगे उसको? ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पे, बताइए कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, स्ट्रेन की एसआई यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ऊपर में लेंथ को भी हम मीटर में मापते हैं और ये भी तो लेंथ है, इसको भी हम मीटर में माप, चेंज इन लेंथ रहे या फिर लेंथ रहे या फिर कुछ भी रहे, तो उसको तो हमेशा मेजरमेंट करेंगे किस में? मीटर में ही करेंगे। तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, दोनों मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कुछ ही नहीं। इसका मतलब है कि जो विकृति है वो आपका यूनिट लेस होता है, वो मात्रिकहीन होता है। जब उसकी यूनिट ही नहीं होगी तो क्या उसका बीमा लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वो डायमेंशन लेस भी होता है और वह आपका यूनिट लेस भी होता है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि वह मात्रकहीन भी होगा और बीमाहीन होगा। तो यहां से हम लिख देते हैं सिंपल तौर पे कि अगर हम ऐसा यूनिट के बारे में बात करें, तो जो ऐसा यूनिट है, देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, ऐसा यूनिट में इसको मीटर रखेंगे और नीचे भी मीटर रखेंगे, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और आप आगे पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकली वैल्यू 1 होगा, तो 1 2 3 गिनती कोई भी जो गिनती की संख्या होती है, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, इनका कोई यूनिट नहीं होता है। हम आगे लिखा देंगे इस पॉइंट को। तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे? ये मात्रकहीन हो गया। ये आपका मात्रकहीन हो गया। कौन मात्रकहीन हुआ? जो स्ट्रेन है, विकृति है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इसका, कि इसके बीमा के बारे में बताइए, बीमा क्या होगा? तो देखिए बीमा के बारे में अगर हम बात करें, तो बीमा को जनरली कैपिटल, बीमा को जनरली क्या करते हैं, जो बीमा होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं। और इसमें किसका बीमा कैलकुलेट करना है? तो स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन विकृति लिखिए इसके अंदर, या इस सिंबल को दिखाइए, सेम ही चीज को इंडिकेट कर रहा है। और जब डायमेंशन ही नहीं होगा, सॉरी, जब यूनिट ही नहीं होगा तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं अगर डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस टर्म को समझिए, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका भी पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हुआ, इसका भी पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हुआ। इसका मतलब है इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ये बीमाहीन हो गया। तो ये कितना सिंपल चीज है, और इस सिंपल चीज को ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमने देखा है, खास करके बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो आप श्योर रहिए कि बिहार एसएससी या फिर आपका जो बी एसआई का एग्जाम है, उस पे कहीं ना कहीं इसके यूनिट पे ज्यादा फोकस करता है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछेगा, हो सकता है कि आपको फॉर्मूला पूछ ले, और हो सकता है कि आपसे यहाँ पे यूनिट पूछे। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अगर कभी न कभी क्या करता है, आपको डायमेंशन पूछ लेता है इसका, आपसे डायमेंशन पूछ लेगा कि बताइए इसकी बीमा क्या होगी, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप उसका डायमेंशन इजीली लिख सकते हैं, जबकि आप उसका यूनिट लिख पाते हैं। तो हाँ, पीटी में आया था रुपेश आनंद जी, बिल्कुल आया होगा। तो यही स्ट्रेन होता है। तो ये इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना बहुत सिंपल चीज है। तो ये स्ट्रेन यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो हम ये कह सकते हैं जो स्ट्रेन है, जो विकृति है, ना तो उसकी कोई यूनिट होती है, ना तो उसकी कोई डायमेंशन होती है। वो मात्रकहीन होगा और वह बीमाहीन होगा। क्यों होगा? वो आपके सामने दिख रहा है। कुछ नहीं करना, बस यही चीज क्या होता है? स्ट्रेन होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे और भी कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है आगे। अब हम लोग चलते हैं, एक टर्म के बारे में बात करते हैं। हमने बताया था कि अंदर ही अंदर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको हमने प्रतिबल बोला। तो एक ये भी तो हो सकता है कि बाहरी बाहर बल लग रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक टर्म आता है, उसको हम यहीं पे कोरिलेट कर देते हैं ताकि ताकि आपके लिए और सही हो जाएगा। वो है दाब। समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये आपको बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। आप इस चीज को यहाँ पे फिजिकली समझिए क्या चीज होता है। दाब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये प्रेशर होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रेशर। जिसको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल पी से दिखाते हैं। प्रेशर को किससे दिखाते हैं? कैपिटल पी से दिखाते हैं। जनरली अगर हम बात करें, जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है,
वो आपका लिक्विड और गैस में पाया जाता है। समझने की बात है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट है कि जनरली जनरली हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100%, लेकिन जनरली हम बोल रहे हैं सामान्यता, जनरली जो प्रेशर है ना, ये आपका तरल में पाया जाता है। या तो लिक्विड में होगा या तो गैस में होगा, या तो द्रव में होगा या तो गैस में होगा। समझने की बात कीजिए, समझने की बात कीजिए। अगर कहीं पे मान लेते हैं कि इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, और यहां पे एक मॉलिक्यूल्स है पानी का, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो सारे डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, वो प्रेशर बराबर लगेगा, तभी तो वो मॉलिक्यूल्स यहां पे रुका हुआ है। अगर मान लेते हैं कि यहां तक पानी, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, वो स्टैटिक है, वो कहीं फ्लो नहीं कर रहा है पानी, तो उस कंडीशन में देखेंगे कि पानी का एक मॉलिक्यूल्स अगर यहां पे है, ये मॉलिक्यूल्स अगर इधर उधर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सारे डायरेक्शन में जो लग रहा होगा दाब, वो एक समान लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये बैलेंस होकर के न्यूट्रल आउट हो जाता है और यह यहीं पे रुका हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में देखिए, इसके ऊपर कोई दाब लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन से मतलब ये डायरेक्शन हो सकता है कि ऊपर से लग रहा होगा, इसको अंदर जाते हुए दिखा दिया, ये नीचे से लग रहा होगा तो ये इसको ऊपर दिखा दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो प्रेशर अप्लाइड होता है, जो प्रेशर होता है, इसको जनरली सामान्यतः कहां देखा जाता है, तरल पदार्थ में देखा जाता है। और तरल में देखा जाता है तो ये एक बाहरी बल होता है। अगर हम इसको फिजिकली अगर हम फील करें तो हम समझ सकते हैं यहां पे क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि आप कहीं जॉब करते हैं, और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, फिजिकली समझिए इस टर्म को, कहीं आप जॉब कर रहे होते हैं, तो जो बॉस है आपका, वो आपको हमेशा आकर के कहेगा जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, 5 दिन का काम आपसे 2 दिन में करवाया जा रहा है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो उस कंडीशन में आप काफी प्रेशराइज हो जाएंगे। तो ये एक बाहरी बल कार्य कर रहा है आपके ऊपर। तो बाहर से अगर बल लगता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर, और जिसको हम दाब बोलते हैं। और दाब कहां पाया जाता है, जनरली दाब जो पाया जाता है वो आपका लिक्विड में पाया जाता है, यानी कि तरल पदार्थ में पाया जाता है। आप बोल सकते हैं या तो वो लिक्विड होगा या तो वो क्या होगा, गैस होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को प्रेशर समझ में नहीं आया, दाब समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट लिख सकते हैं। तो चलते हैं, यहां पे हम बात करते हैं, ये दाब है। और दाब के बारे में अगर हम बात करें कि इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है उसको देखिए। जो दाब होता है, प्रेशर के बारे में बात करें तो ये होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए यहां पे एक टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, इससे पहले हमने स्ट्रेस पढ़ा था, इससे पहले हमने स्ट्रेस पढ़ा था, जिसको हमने प्रतिबल बोला था। क्या वही फॉर्मूला सेम नजर आ रहा है? इसका मतलब है वहां पे हमने लोड दिखाया था, वही लोड क्या है, एक तरह का बल ही है। तो जो फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया है मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां पे एसआई यूनिट क्या नजर आ रहा है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या दोनों सेम एक जैसा है? यूनिट तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों चीजें अलग है। जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो कुछ भी समझ सकते हैं इनको, है अलग चीज, यूनिट सेम है। बहुत कुछ चीजों का यूनिट समान मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, हम काफी डिफरेंशिएट करेंगे इनको, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। तो हमने यहाँ पे आपको फिजिकली भी बताया, और हमने यहाँ पे मैथमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाया भी कि प्रेशर क्या होता है। तो जो प्रेशर होता है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो प्रेशर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। अरे बहुत ही सिंपल चीज है, आप अगर फील करेंगे ना, तो इससे अच्छा कोई भी चीज हो ही नहीं सकता है। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है, ये टेंसाइल नहीं होता है। हमेशा दाब कंप्रेस किया जाता है इस टर्म को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कॉन्सेप्ट यहां पे अगर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो गया सब कुछ। हमेशा माइंड में मेकअप करेंगे, जो दाब है वो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होता है। जनरली बोल रहे हैं, 100% हम नहीं बोल रहे हैं कि वो सिर्फ गैस में ही होगा, सिर्फ वो लिक्विड में ही होगा। अब कहेंगे कि सर ठोस में कैसे हो सकता है? हाँ, ठोस में भी होता है, लेकिन बहुत कम पाया जाता है। जैसे मान के चलते हैं कोई भी चीज रखा हुआ है नीचे, आप अगर ऊपर से लोड लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो दबता तो है ना, तो वहां उस कंडीशन में भी दाब आता है।
लेकिन जनरली अगर हम बात करें सर, स्ट्रेस इंटरनली अप्लाइड फोर्स बट प्रेशर एक्सटर्नल, बोथ, बिल्कुल बिल्कुल 100% रोशन जी, इस चीज को अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट आना, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आप यहां पे लैग कर जाएंगे, और आपको रटना ही नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। यहां पे आपको पीडीएफ में हर चीज गिवन है, बस उस चीज को वहां फॉलो कीजिए, बाद बाकी जो भी चीज यहां पे होगी उसको यहां पे आप रीड कीजिए, समझिए। तो हम अगर बात कर रहे थे यहाँ पे दाब के बारे में, हमने इससे पहले आपको क्या बोला, स्ट्रेस के बारे में बात किया, प्रतिबल के बारे में बात किया, इसके बाद हमने क्या बात किया, स्ट्रेन के बारे में बात किया, विकृति के बारे में बात किया, और इसके बाद मैंने किसके बारे में बात किया, और दाब के बारे में बात किया। अब हम एक और अच्छा रिलेशन यहाँ पे देने वाले हैं आप लोगों के सामने, कि दाब और जो विकृति, जो दाब और जो प्रतिबल है, इनमें एक मेजर डिफरेंस है जिसके बारे में हम आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपको बुक में नहीं मिलने वाला है, उसको आपको फिजिकली फील करना और समझना वो चीजें है क्या। तो चलते हैं यहाँ पे, हम लोग बात करते हैं इस चीज को और देखते हैं यहाँ पे कि ये चीज है क्या। तो चलिए देखते हैं आगे, डिफरेंस देखते हैं दोनों में। एक जो मेजर डिफरेंस, अब देख लीजिए इसका जो छोटा छोटा पॉइंट है, प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में, हम जो यूनिट चीज जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आप जानते होंगे कि 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर क्या होता है, 5 पास्कल होता है। और इस पास्कल को, ये जो पीए लिखा हुआ है इसको पास्कल बोलते हैं शॉर्ट में, इस पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। आप इसको सिंपली 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसी पास्कल को आप किलो पास्कल में क्या बोल सकते हैं, अगर ये 10 टू द पावर 5 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 किलो पास्कल। तो कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक बराबर कितना किलो पास्कल, तो एक बार बराबर 100 किलो पास्कल, एक बार बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल, और पास्कल को इस यूनिट में भी लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से एक चीजें तो समझ में आ गई, एक चीजें तो सामने आ रहा है कि एक 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हैं यहां से, देखिए ध्यान रखिएगा, कि अगर कोई पूछ लेता है कि बताइए एक पास्कल बराबर क्या होगा, तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखिए इस पास्कल को हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है। तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक बार बराबर 100 किलो पास्कल। आप इसको यहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये इसका यूनिट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये दाब है, यहाँ पे दाब के बारे में अगर हम बात करें तो अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। और वो जो डिफरेंशिएशन होगा, आप इसका यूनिट लिख लिए, अगर यूनिट लिख लिए तो डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन हम पहले भी बता चुके हैं कि डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ तो उसका डायमेंशन क्या होगा वो भी इजीली लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि प्रतिबल और दाब में जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। आपका यहां तक आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक तरफ हम ले लेते हैं प्रतिबल, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, और दूसरे तरफ हम ले लेते हैं दाब। तो पहला ही चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रतिबल और दाब में पहला जो डिफरेंस हम ये कहेंगे, ये इंटरनली अप्लाइड फोर्स होता है। किसी वस्तु में अंदर ही अंदर लगने वाला बल क्या होता है, प्रतिबल होता है। और ये बाहर से लगने वाला बल क्या होता है, आपका दाब होता है। तो पहला ही पॉइंट हम बोलेंगे आंतरिक बलों के द्वारा, आंतरिक, इसमें आंतरिक बल को कंसिडर करते हैं, इसमें आंतरिक बल को कंसिडर करते हैं, और इसमें जो पहला पॉइंट होगा इसमें बाहरी बल को कंसिडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि जो स्ट्रेस होता है उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, ये लोड पर यूनिट एरिया होता है जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और सेम चीज, यही चीज यहाँ पे है, जो दाब होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जो फोर्स है उसका भी यूनिट न्यूटन ही होता है, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर ही होगा। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, ये इसका ऐसा ही यूनिट है।
अब तीसरा जो पॉइंट है ये है आपका प्रतिबल। तो प्रतिबल हमेशा, हमेशा नहीं बोलिए, जनरली बोलिए, सामान्यतः बोलिए कि प्रतिबल सामान्यतः ठोस में पाया जाता है। प्रतिबल सामान्यतः कहां पाया जाता है? ठोस वस्तु में पाया जाता है। ये कहां पे पाया जाएगा? सॉलिड में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। और ये जो तीसरा पॉइंट प्रेशर है, ये कहां पे पाया जाता है? तो ये जनरली आपको फ्लूइड के अंदर देखा जाता है। जनरली बोल रहे हैं, ये हमेशा नहीं बोल रहे हैं, ये आपको हम जनरली बोल रहे हैं। जनरली का मतलब सामान्यता, सामान्यता हम बोले, जनरली बोले तो ठोस में पाया जाता है प्रतिबल। और दाब हमेशा फ्लूइड में पाया जाता है। और फ्लूइड हम जिसको बोलते हैं तरल पदार्थ, फ्लूइड जो है आपका तरल है। तो ये किस क्या क्या हो सकता है? इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, विजुअल है। तो जो फ्लूइड है ये आपका या तो द्रव होगा, या तो ये क्या होगा? गैस होगा। ये भी आपका जनरली, जिसको हम सामान्यता बोलते हैं। 100% नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, बात करेंगे। जो चौथा पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रतिबल होता है, ये आपका प्रतिबल हमने सिखाया था आपको, स्ट्रेस इंटरनली अप्लाइड तो होता है। या तो आप दबाते हैं किसी चीज को तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है अंदर ही अंदर, वो दबने का काम नहीं कर करता है, वो दबता ही नहीं है। इसका मतलब अंदर अंदर उस कोई ना कोई अपोज तो कर रहा होगा ना। तो वो आपका क्या हो गया वहां पे? दबा रहे हैं, कंप्रेसिव, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, कंप्रेसिव नेचर का। खींच रहे हैं तो अंदर ही अंदर वो खींचने नहीं दे जा रहा है, तो वहां पे टेंसाइल नेचर का होता है। तो ये कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों होता है। ये कंप्रेसिव इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ये कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों नेचर का होता है। ये टेंसाइल का मतलब टेंशन, किसी चीज को अगर खींचते हैं, धागा को खींचते हैं तो टेंशन डेवलप होता है उसके अंदर, टेंसाइल नेचर का। और किसी चीज को दबाते हैं तो कंप्रेस होता है, कंप्रेसिव नेचर का। तो दो पॉइंट था यहाँ पे। और ये जो आपका है, ये हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हमेशा, हिंदी में लिख देते हैं, ये हमेशा किस नेचर का होगा? हमेशा कंप्रेसिव होगा, हमेशा कंप्रेसिव होगा। ये हमेशा कंप्रेसिव होगा, दाब, ये दोनों हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में, या हम फिर बात करें यहाँ पे यूनिट के बारे में बात करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो जो प्रतिबल है और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो प्रेशर होता है ये सारे डायरेक्शन में लगता है। इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है दाब का, वो सारे डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी। अभी हम लिक्विड के अंदर दिखाए थे, कोई मॉलिक्यूल्स अगर वो स्थिर है तो वो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर स्थिर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर नीचे, इधर लेफ्ट राइट या फिर क्रॉस में सारे तरफ जो फोर्सेस हैं, टोटल फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू वहां पे उस मॉलिक्यूल पे क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स है पानी के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स स्थिर है, तो उस पे तो दाब ही लग रहा है ना इस तरह का। तो वही चीज अगर हम बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल्स में अलग अलग डायरेक्शन में वहां पे प्रेशर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है नीचे नहीं दिखाई देता है। अच्छा, नीचे नहीं दिखाई देता है तो थोड़ा सा इस चीज को, चलिए, नीचे दिखाई नहीं देता है तो हम इस चीज को अगर नहीं लिखते हैं तो ऊपर ही लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम ऊपर ही लिख देते हैं, जो पांचवा पॉइंट है इसके बारे में हम बात करेंगे, तो जो स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है, ये आपका, इसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। कहीं कहीं जो हायर क्लास में जाएंगे तो आप इसको टेंसर भी बोला जाता है। अभी हम बताएंगे टेंसर होता क्या चीज है, बस थोड़ा सा पॉइंट है उसको हम डिस्कस यहाँ पे कर देंगे। ऑलवेज कंप्रेसिव नीचे नहीं दिख रहा है। वैसे आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना उसमें हर चीज गिवन होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये स्केलर है। और ये वाला जो पार्ट था जिसको दाब बोल रहे थे, ये भी क्या है आपका? स्केलर होता है। ये भी स्केलर होता है। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी।
ये स्केलर क्वांटिटी ये भी होता है जिसको हम टेंसर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम टेंसर का थोड़ा सा बात यूज कर देते हैं। टेंसर होता क्या है, वो हायर क्लास में पूछा जाता है, आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिंपली अगर जो टेंसर होता है वो जनरली देखे हैं कि बहुत सारे एग्जाम में जनरली उसको स्केलर मान करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो मास है, क्या मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, इसको कोई डायरेक्शन की जरूरत है? डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है। 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, 100 केजी, 100 लीटर, 100 लीटर, 5,000 लीटर, ये सब क्या है? क्वांटिटी है। अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे, द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, ये द्रव्यमान है। तो जो द्रव्यमान है इसको किससे मतलब है? इसको अपने परिमाण से मतलब है, अपने मैग्नीट्यूड से मतलब है, अपने, अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो ये द्रव्यमान, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये परिमाण, ये परिमाण है। परिणाम अलग चीज है, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और ये परिमाण है उसकी वैल्यू। अगर कहीं पे 2 केजी लिखा हुआ है तो 2 जो है इसका परिमाण है, केजी क्या है? उसका यूनिट है। तो वही सेम चीज, तो मास है तो 5 केजी, 2 केजी, कुछ केजी होगा तो उसको किससे सिर्फ मतलब? उसके परिमाण से। 2 केजी है कि 10 केजी है कि 50 केजी है, 100 केजी है, इससे मतलब है। तो ये आपका कहाता है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसको आप अदिश राशि बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और जनरली ये वाला जो चीज होता है ये 0 डिग्री टेंसर होता है। हायर बुक में आपको मिलेगा कि जो स्केलर होता है, अदिश राशि होता है, ये 0 डिग्री क्या होता है? टेंसर होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हम वेलोसिटी ले लेते हैं यानी कि वेग ले लेते हैं, त्वरण ले लीजिए, बल ले लीजिए, इन सब चीजों को परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। देखिए दो चीज इसमें आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमाण भी है दिशा भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, जिसको सदिश राशि बोलते हैं। और इसको जनरली 1 डिग्री टेंसर बोला जाता है। तो इसमें दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा। सदिश राशि तो ये 1 डिग्री टेंसर हो गया। अगर सिर्फ परिमाण है तो इसको 0 डिग्री टेंसर बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल तौर पे, जैसे इनर्सिया के बारे में बात करें, या इनर्सिया हो या स्ट्रेस, अभी हम बात देखे थे, प्रतिबल के बारे में देखते हैं। तो जो प्रतिबल होता है यानी कि सिग्मा, और भी बहुत सारे टर्म है, प्रतिबल, इसको परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, और एक प्लेन, सतह, जिस प्लेन पे वो एक्ट कर रहा होगा, सतह। तो इसमें तीन चीज, तो ये वाला चीज आपका 2 डिग्री टेंसर हो जाता है। छोटे मोटे एग्जाम में इसको स्केलर की तरह ही ट्रीट कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था, हमने बात किया यहाँ पे प्रतिबल के बारे में, और उसके बाद हमने स्ट्रेन के बारे में, विकृति के बारे में बात किया, और उसके बाद मैंने दाब के बारे में बात किया। क्या इनमें किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा क्लास इसके बाद ऑफ हो जाएगा, और फिर सर दूसरे वाले सर का क्लास अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि उनका टाइम जो है अब होने ही वाला है। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं बेझिझक। और कल जो आपका पार्ट होगा, वो जो कल जो पार्ट होगा वो फ्लूइड का पार्ट होगा। ये बस ठोस का पार्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। कल जो पार्ट होगा वो आपका कहीं ना कहीं, कल जो पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपका फ्लूइड का पार्ट होगा, जिसमें हम तरल पदार्थ को देखेंगे। टेंसर मतलब, टेंसर एक तरह का ये क्वांटिटी है, टेंसर एक तरह का फोर्स ही माना जाता है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर में दिखाया जाता है, जैसे स्केलर को 0 डिग्री टेंसर, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये एक टेंसर एक चीज ही होता है। तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, इसका नाम ही होता है एक तरह से, आप समझो कि स्केलर को 0 डिग्री टेंसर बोलते हैं।
तो इसमें और भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि उसको डेप्थ में जानने के रोशन आनंदी, जब जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको उतना जाएँगे तो फिर आपको डेप्थ में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस सिंपल तौर पे समझिए, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलते हैं। क्यों? इसमें मैग्नीट्यूड है तो 0 डिग्री बोलेंगे, इसमें 2 चीज़ है तो 1 डिग्री बोलेंगे, इसमें तीनों चीज़ है तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। सर, गौरव सर का नोट्स काम नहीं करेगा। तो देखिए, अगर उनका नोट्स काम नहीं करेगा ना, तो उसमें कुछ चीज़ हम अपना ऐड करके पढ़ाते ही चले जाएँगे। कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा और जो भी चीज़ें हम वहाँ पे बोलेंगे सेलेक्ट करके आप पढ़ो, वहाँ से फॉलो कर लेना। चूँकि अब अभी ऐसा सीन है कि आपको कहीं न कहीं फ़ोकस करना है अपने एग्ज़ाम के ऊपर और जो चीज़ हम क्लास में देंगे ये मेरा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहीं बुक में भी लिखा हुआ है, तो वो तो बहुत सारे बुक में लिखा रहता है ना। लेकिन जो चीज़ हम एक्सप्रेस करेंगे, जो चीज़ हम देंगे, वो आपके लिए अलग चीज़ होगा। तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखेंगे धर्मवीर जी, तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला चीज़ है, चलिए ठीक है। जो लोग भी लाइव थे, सब लोग अच्छे से क्लास किए, अच्छा लगा और नेक्स्ट टाइम जो आपका क्लास होगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। चूँकि आज स्टार्ट भी करेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो हम कहीं न कहीं फिर उसको कल स्टार्ट करते हैं, तो कल आपका उस वो टॉपिक चलेगा। तो पढ़िए अच्छे से, समझ करके पढ़िए, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आगे। थैंक यू, ओके, सब लोग अच्छे से, मज़े से रहिए और पढ़ाई कीजिए मज़े से, ठीक है? तो चलते हैं, आज इतना ही करके हम अपने आप को यहाँ पे दूसरे सर का भी क्लास होगा अभी। चलिए ठीक है, ओके। क्लास रोज होगा बिल्कुल, सिर्फ संडे को छोड़ करके आपका मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा और जो टाइम शेड्यूल है इसी के अकॉर्डिंग आपका क्लास चलेगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चलिए, आपका क्लास मेरा यहीं पे आज खत्म होता है और दूसरे सर का क्लास कीजिए, अटेंड कीजिए। चलिए, ओके, बाय।